वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर और क्लाउड एप्लीकेशंस की रीढ़ की हड्डी जैसा है। सोचिए एक एप्लीकेशन को सैकड़ों या हजारों दूसरे एप्लीकेशंस को एक साथ कोई जानकारी भेजनी है, बिना ये जाने कि वो कौन है और ऑनलाइन है भी या नहीं। ये मुमकिन कैसे होता है? इसी समस्या को हल करने के लिए पब्लिशर सब्सक्राइबर पैटर्न का इस्तेमाल होता है। इसे पब सब मैसेजिंग भी कहते हैं। देखिए, क्लाउड बेस्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस में सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है, खासकर जब कोई इवेंट होता है। पब सब पैटर्न इसे बहुत एफिशिएंटली और मजबूती से करता है। और आज की हमारी ये गहरी पड़ताल माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर आर्किटेक्चर सेंटर के एक आर्टिकल पर आधारित है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं और समझते हैं कि ये पैटर्न क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसे इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये पबसब मॉडल काम कैसे करता है, इसके मेन प्लेयर्स कौन हैं? सोर्स के मुताबिक इसमें कुछ मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। बिल्कुल, इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला है पब्लिशर, मतलब पब्लिशर। ये वो एप्लीकेशन है जो इवेंट की जानकारी भेजता है। इसे सेंडर भी कहते हैं। ठीक है, तो पब्लिशर वो है जो इवेंट की खबर दे रहा है। हाँ, फिर आता है सब्सक्राइबर यानी सब्सक्राइबर। ये वो एप्लीकेशन है जिसे वो जानकारी चाहिए। इन्हें रिसीवर्स कहते हैं। अच्छा, तो ये खबर को सुनने वाले हो गए। जी। तीसरा है मैसेज यानी मैसेज। ये वो डेटा पैकेट है जिसमें इवेंट की जानकारी होती है। और सोर्स एक जरूरी बात बताता है। एक इवेंट असल में एक खास तरह का मैसेज है जो किसी बदलाव या एक्शन के बारे में बताता है। तो हमारे पास हो गया पब्लिशर, सब्सक्राइबर और मैसेज। लेकिन ये आपस में जुड़े कैसे हैं? पब्लिशर को कैसे पता कि मैसेज किसको भेजना है? यहीं पर चौथा और सबसे अहम हिस्सा आता है, मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ये वो बिचौलिया है, जैसे कोई मैसेज ब्रोकर या इवेंट बस, जो पब्लिशर से मैसेज लेकर सभी इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाता है। इसका मतलब पब्लिशर बस अपना मैसेज एक इनपुट चैनल पर भेज देता है और उसका काम खत्म। हाँ, उसे ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैसेज किससे मिलेगा और कैसे मिलेगा। ये काम इंफ्रास्ट्रक्चर का है। एग्जैक्टली। यही इस पैटर्न की सबसे बड़ी खासियत है। डीकपलिंग यानी सेंडर्स और रिसीवर्स को एक दूसरे से पूरी तरह अलग कर देना। Here's where it gets really interesting. डीकपलिंग से मिलता क्या है? इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं? इसके कई बड़े फायदे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को रोबस्ट बनाते हैं। सबसे पहला है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। सोचिए, अगर कोई सब्सक्राइबर ऑफलाइन भी है तो मैसेज खोएगा नहीं। अच्छा, वो ऑनलाइन आने पर उसे प्रोसेस कर सकता है। ये सिस्टम को इंटरमिटेंट फेलियर से बचाता है। मतलब सिस्टम ज्यादा रेजिलिएंट बन जाता है। स्केलेबिलिटी के बारे में क्या? हाँ, स्केलेबिलिटी इसका दूसरा बड़ा फायदा है। पब्लिशर तेजी से एक मैसेज भेजकर अपने दूसरे जरूरी कामों पर फोकस कर सकता है। अगर लोड बढ़ता है तो मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसे संभाल लेता है। ओके, सो अलग-अलग कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं। पर क्या होगा अगर वो अलग-अलग टेक्नोलॉजीज पर बने हों? मान लीजिए एक जावा में है, दूसरा पाइथन में। ये एक बेहतरीन सवाल है और ये हमें तीसरे फायदे पर लाता है, इंटीग्रेशन। पबसब पैटर्न एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपोनेंट्स किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्लेटफॉर्म पर बने हैं, चाहे वो ऑन प्रेमिसेस हों या क्लाउड पर। और सोर्स में सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का भी जिक्र था। इसका मतलब है कि हर एप्लीकेशन सिर्फ अपने कोर काम पर ध्यान देता है। सही कहा। मैसेज की डिलीवरी और राउटिंग की सारी जिम्मेदारी इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, जिससे टेस्टिंग भी आसान हो जाती होगी। बिल्कुल। आप हर कंपोनेंट को आइसोलेट करके टेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक और दिलचस्प पॉइंट था डिफर्ड और स्केड्यूल्ड प्रोसेसिंग का। जी। इसका मतलब सब्सक्राइबर्स अपनी सुविधा के हिसाब से, मतलब जैसे ऑफ पीक आवर्स में मैसेजेस को प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, ये तो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत स्मार्ट तरीका है। एग्जैक्टली। ये कॉस्ट और परफॉर्मेंस दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। जाहिर है, इसे इम्प्लीमेंट करना हमेशा आसान नहीं होता होगा। सोर्स में कुछ इश्यूज एंड कंसिडरेशंस का जिक्र है, वो क्या है? हाँ, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। पहली है टेक्नोलॉजी चॉइस। खुद का सिस्टम बनाने के बजाय पहले से मौजूद सर्विसेज का इस्तेमाल करना बेहतर है। जैसे एज्योर में सर्विस बस, इवेंट हब्स, इवेंट ग्रिड हैं। और इनके अलावा भी कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं, है ना? हाँ, रेडिस, RabbitMQ और अपाची काफका जैसे बहुत पॉपुलर ऑप्शंस भी हैं। सही टूल चुनना बहुत जरूरी है। और सिक्योरिटी,
अगर सारा कम्युनिकेशन एक सेंट्रल ब्रोकर से होके गुजर रहा है तो वो एक टारगेट बन जाता है। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है। मैसेज चैनल्स तक एक्सेस को पॉलिसी के जरिए रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूजर जासूसी ना कर सके। ठीक है, एक और सवाल। सब्सक्राइबर्स को अक्सर सारे मैसेजेस तो नहीं चाहिए होते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कैसे हैंडल करते हैं? इसके दो तरीके हैं। पहला है टॉपिक्स। हर टॉपिक का अपना एक आउटपुट चैनल होता है और सब्सक्राइबर अपने मतलब के टॉपिक्स को सब्सक्राइब कर सकता है। और दूसरा, अगर हमें और ज्यादा कंट्रोल चाहिए हो तो? उसके लिए दूसरा तरीका है कंटेंट फिल्टरिंग। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हर मैसेज के कंटेंट को जांचकर उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा, तो रूल्स के हिसाब से। हाँ, इससे बहुत ग्रैन्युलर कंट्रोल मिलता है। और कुछ मुश्किल समस्याओं के बारे में भी बताया गया है, जैसे पॉइजन मैसेजेस या रिपीटेड मैसेजेस। इनका क्या मतलब है? ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पहले बात करते हैं मैसेज ऑर्डरिंग की। इस पैटर्न में ये गारंटी नहीं होती कि सब्सक्राइबर्स को मैसेज उसी ऑर्डर में मिलेंगे जिस ऑर्डर में भेजे गए थे। तो इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि मैसेज प्रोसेसिंग लॉजिक को आइडम्पोटेंट बनाया जाए। आइडम्पोटेंट? इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही ऑपरेशन को चाहे एक बार करो या 10 बार, फाइनल रिजल्ट सेम रहना चाहिए। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। अब ये पॉइजन मैसेजेस क्या हैं? पॉइजन मैसेजेस वो खराब या मालफॉर्म्ड मैसेज होते हैं जिन्हें प्रोसेस करते समय कोई सर्विस फेल हो जाती है। ओह, तो सिस्टम उसे बार-बार प्रोसेस करने की कोशिश करेगा? बिल्कुल, और सर्विस बार-बार क्रैश होती रहेगी। ये एक लूप बन जाता है। ये तो बहुत खतरनाक है। इससे कैसे बचते हैं? ज्यादातर मैसेज ब्रोकर्स इसके लिए एक डेड लेटर क्यू या DL क्यू फीचर देते हैं। कुछ रीट्राइज के बाद सिस्टम समझ जाता है कि मैसेज में कुछ गड़बड़ है और उसे एक अलग क्यू में डाल देता है, ताकि बाकी काम चलता रहे। हाँ, बाद में डेवलपर्स उस DL क्यू की जांच करके समस्या को फिक्स कर सकते हैं। समझ गया। और रिपीटेड मैसेजेस? कभी-कभी एक ही मैसेज एक से ज्यादा बार भेजा जा सकता है। इससे बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डुप्लीकेट मैसेज डिटेक्शन करना चाहिए, जिसे डी-ड्यूपिंग भी कहते हैं। या फिर जैसे हमने पहले बात की, प्रोसेसिंग लॉजिक आइडम्पोटेंट होना चाहिए ताकि रिपीटेड मैसेज से कोई नुकसान ना हो। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? किसी आर्किटेक्ट को ये पैटर्न कब चुनना चाहिए? सोर्स के अनुसार इसका इस्तेमाल तब करें जब एक एप्लीकेशन को बहुत सारे कंज्यूमर्स तक जानकारी पहुंचानी हो, या जब अलग-अलग टेक्नोलॉजी पर बने इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करना हो। और हाँ, जब सेंडर को कंज्यूमर से रियल टाइम रिस्पॉन्स की जरूरत ना हो, मतलब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन ठीक हो। और जब सिस्टम को इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के लिए डिजाइन किया गया हो। जी। और कब इससे बचना चाहिए? ये पैटर्न तब फायदेमंद नहीं हो सकता जब आपके पास बहुत कम कंज्यूमर्स हो और सबको एक दूसरे से बहुत अलग जानकारी चाहिए हो। और नियर रियल टाइम इंटरेक्शन के लिए भी नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। जैसे वीडियो कॉल्स या ऑनलाइन गेमिंग में इसकी लेटेंसी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आर्टिकल इस पैटर्न को एज्योर वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क के पिलर से जोड़ता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल पैटर्न नहीं बल्कि एक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल डिसीजन है। बिल्कुल, ये पैटर्न कई गोल्स को हासिल करने में मदद करता है, जैसे रिलायबिलिटी, डीकपलिंग से सिस्टम रेजिलिएंट बनता है। सिक्योरिटी के लिहाज से? सिक्योरिटी के लिए ये पब्लिशर और सब्सक्राइबर के बीच एक सिक्योरिटी बाउंड्री बनाता है। और कॉस्ट पर क्या असर होता है? कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये इवेंट ड्रिवन अप्रोच को बढ़ावा देता है, जिससे कंजम्पशन बेस्ड बिलिंग मॉडल्स का फायदा उठाया जा सकता है। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी भी बढ़ती है क्योंकि कंज्यूमर्स को उनके स्पेसिफिक टास्क के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और ऑपरेशंस के लिहाज से? ऑपरेशनल एक्सीलेंस, कंपोनेंट्स में बदलाव करना सुरक्षित और आसान हो जाता है बिना दूसरे कंपोनेंट्स को छेड़ें। तो आज की इस चर्चा का सार यह है कि पब्लिशर सब्सक्राइबर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये सेंडर्स को रिसीवर्स से अलग करके सिस्टम्स को स्केलेबल, रिलायबल और फ्लेक्सिबल बनाता है। हाँ, ये हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन सही जगह पर इस्तेमाल करने पर ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार, सोर्स में ऑब्जर्वर पैटर्न का जिक्र है जो इससे मिलता जुलता है। सोचने वाली बात यह है, जब हम एक असिंक्रोनस मैसेज ब्रोकर को बीच में ले आते हैं तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के पारंपरिक रिश्ते को कैसे बदल देता है और लार्ज स्केल सिस्टम्स के लिए इससे कौन सी नई संभावनाएं खुलती हैं। Thank you for watching The Funnel Effect.